हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर आपको फेलियर मिल रही है तो आप वो उसे एक हर्डल मत समझिए, आप वो उसे एक इंस्पिरेशन समझिए कि आप अपनी फेलियर से कैसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकते हैं सक्सेस के लिए। ठीक है, एक मोटिवेशन समझना है उसे। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आज मैं 2 दिन का कवर करवाऊंगी, 23 एंड 24 जनवरी। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ही लेट से इश्यू किया गया था। ठीक है, देखेंगे क्या है इंडेक्स। भारत रत्न को अनाउंस किया गया है राष्ट्रपति भवन से। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यानी कि जब वो प्राण प्रतिष्ठा करके आए पीएम मोदी, तो वो एक योजना उसी टाइम उन्होंने एक लॉन्च की। नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। एन एआई एरा इन पॉलिटिक्स, यानी कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी कैसे एआई के हर्डल से दबी हुई है। ठीक है, और इसे कैसे वो पार कर सकती है, ये इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है, और डेमोक्रेसी के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस मीटिंग। आसाम की एक श्राइन है जहाँ पे जाने से राहुल गांधी को रोका गया कि 3 बजे तक आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज ना सेलिब्रेट करने आएंगे। जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा था ना, उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस श्राइन पे आएंगे, तो आप 3 बजे के बाद आइएगा। ठीक है, ऐसे राहुल गांधी को बोला गया। तो ये वाली श्राइन इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका रैशनल एंड जो क्रिटिसिज्म है, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम लाया क्यों गया था। ठीक है, और ये इसके क्या क्रिटिसिज्म है, यानी कि अब इसका कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ से। भारत रत्न, ये एक्स बिहार सीएम है, इन्हें जननायक कहा जाता है। नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न देने के लिए अनाउंस किया गया है। पॉपुलरली नोन एज जननायक, पीपल्स लीडर। ठीक है, ये बिहार के सीएम रह चुके हैं दिसंबर 1970 टू जून 1971, यानी कि 2 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए। बिलोंगिंग टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इन्होंने कैसे, ये एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से थे, राइट। इन्होंने ये कैसे एक बैकवर्ड क्लास से होके जब ये सीएम बने, तो इन्होंने बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ही इज़ नॉट जस्ट द वन मोस्ट रिस्पेक्टेड सोशल लीडर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट वन who saw early the cleavage within the backward class। यानी कि ये एक ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने बैकवर्ड क्लास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ये इन चीज़ों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इट प्रोवाइडेड अ 26% रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है। ठीक है, गॉट 12% कोटा, ओबीसीज गॉट 8%, और वुमेन को भी यहाँ पे कोटा दिया गया था जो 3% था। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मिला है 3%। यानी कि कैसे इन्होंने, ये वाला आप मेंशन कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 4 के एग्जाम्पल में, कि ये वैल्यूज़ कुछ शो करते हैं, लाइक लीडरशिप, एम्पैथी,
सर्विस टुवर्ड्स द वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दैट इज़ बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ये आप जीएस पेपर 4 में भी मेंशन एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। देखेंगे भारत रत्न के बारे में। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा ये एक अवार्ड है, ठीक है, इंडिया का। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अवार्ड दिया गया था इन 1954 क्योंकि ये इन्होंने अपनी जो बहुत ही अलग सर्विसेज होती है ना, बहुत ही मतलब ह्यूमैनिटी के लिए या इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट की थी सर्विसेज एज अ फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड एकेडमिक। इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1954। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रिकमेंडेशंस जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 3% को नॉमिनीज बनाया जाता है अवार्ड देने के लिए। ठीक है, पर ईयर। अब यहाँ पे क्या है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें स्टेटमेंट बना के दिया गया था कि भारत रत्न में 5% को इंक्लूड किया जाता है, बट वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 3% को दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, नॉमिनीज बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू अवॉर्ड द भारत रत्न एवरी ईयर, यानी कि कोई ऐसे रिटर्न में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि सरकार को देना पड़ेगा। देयर इज़ नो रिटर्न प्रोविजन दैट भारत रत्न शुड बी गिवन टू इंडियन सिटीजन ओनली। ठीक है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा, ये भी मेंशन कहीं पे नहीं है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो वहाँ पे ये नहीं सोचना कि भारत रत्न में इतने डीप कैसे चले गए। ठीक है, वहाँ पे लगता है कि अंडर द सन है यूपीएससी, कुछ भी पूछ लेता है, बट कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द रूफ टॉप सोलर प्लान, यानी कि यहाँ पे क्या है, जब प्राण प्रतिष्ठा से लौटे प्रधानमंत्री तो उन्होंने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसे कहा गया इंस्टॉल सोलर रूफ टॉप प्लान टू ऑन 1 करोड़ हाउसेस। ठीक है, नाम दिया गया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को ही रिड्यूस नहीं करेगा ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लासेस बट विल ऑल्सो मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। अब देखिए, इंडिया की कुछ कमिटमेंट्स हैं, ग्लोबल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कमिटमेंट्स हैं इंडिया की कि हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल का हम कम यूज़ करेंगे। एक ट्रांजिशन में हम एक ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन में हैं, राइट, उस तरफ हम जा रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल कैसे ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहा है, इसके लिए उसे बंद करना ज़रूरी है, राइट। उसका इमिशन बहुत ही ना के बराबर हो या बिल्कुल बंद हो जाए। इसके लिए क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है, सरकारें अब एक ट्रांजिशन की तरफ जा रही हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, फोकस इज स्लाइटली डिफरेंट दैन दैट इट इज़ टारगेटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ पे इंस्टॉल्ड की जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वहाँ ये इंक्रीज़ करने की बात नहीं कही गई, पर यहाँ पे क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड, लाइक 1 करोड़ हाउस होल्ड बताया अभी, इतने हाउस होल्ड्स में क्या करना है, सोलर रूफ टॉप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी है। ठीक है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर द सेम। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इफेक्टिंग अ ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस। फॉसिल फ्यूल से हम जा रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन इसका मकसद है। इंडिया के कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जो इंश्योर करने हैं बाय 2030 अबाउट 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होगी? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से होगी। 43% हमने अचीव कर लिया है। क्या है इसमें? हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका 50%, जो भी 50% है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एंड बायोगैस, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 30% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये 30% कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई है। क्या है वो रिकमेंडेशंस? द गवर्नमेंट विल हैव टू इंसेंटिवाइज द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप ऑन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स देने होंगे, ठीक है, ताकि वो एनकरेज होके, मोटिवेट होके क्या करें, अपने घरों में सोलर रूफटॉप ये प्लान को इंस्टॉल करें। इनेबल एंड एम्पावर द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी ब्लीडिंग, यानी कि उनका नुकसान घाटा पहले से ही हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब है। ठीक है, इसीलिए इस पे इम्प्रूव करना, इस पे ध्यान देना ही बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो अभी घाटे में हैं, हमें उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे, राइट, तभी ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी वहाँ पे मेंशन करने होते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अदर स्कीम्स क्या हैं जो प्रमोट कर रही हैं सोलार एनर्जी को, क्योंकि स्पेसिफिकली सोलार एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी से आ सकता है, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी से आ सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे। क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम कहा गया है। एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कहाँ से सप्लाई की जाएगी? रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज सोलार एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होगा? सोलार ग्रिड्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो एग्रीकल्चर में बिजली का यूज़ हो रहा है वो सन की एनर्जी से आए। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स, याद रखना है, इसका नाम मेंशन करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नेशनल विंड सोलार हाइब्रिड पॉलिसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोशन ऑफ लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलार फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। विंड और सोलार एनर्जी का एक हाइब्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करने का इसका मकसद था। लॉन्च किया गया था इन 2018, ठीक है। विंड सोलार फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल पावर जनरेशन और बेटर ग्रिड स्टेबिलिटी ये अचीव करवाता है। अटल ज्योति योजना लॉन्च किया गया था इन 2016। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलार स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वहाँ पे वो कहाँ से आए? सोलार एनर्जी से आए। सिस्टम्स इन स्टेट विद लेस देन 50% हाउस होल्ड कवर्ड विद ग्रिड पावर, यानी कि उन स्टेट्स में जहाँ पे 50% हाउस होल्ड क्या है उससे कम कवर्ड है ग्रिड पावर से, ठीक है। ग्रिड पावर मतलब सोलार एनर्जी से कनेक्टेड है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग क्या होनी चाहिए? सोलार एनर्जी से आनी चाहिए। ये इसके तहत अटल ज्योति योजना के तहत माना गया। इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ये वाला तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी। लॉन्च्ड बाय पीएम ऑफ इंडिया 2015 में पेरिस में लॉन्च किया गया था, ठीक है, फ्रांस की हेल्प से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP21 में लॉन्च किया गया था। 121 सोलार, यहाँ पे इसका मकसद क्या था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज लाई करती है
ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सन की एनर्जी मैक्सिमम पाई जाती है। ठीक है, इनको कनेक्ट करना है, यहाँ पे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है ताकि डेफिशिट जो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रीजन से डेफिशिट रीजन में इलेक्ट्रिसिटी, सोलार एनर्जी भेजी जा सके। ठीक है, ये इसका मकसद था। ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इसके तहत क्या था? फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, building a global ecosystem of interconnected renewable energy sources, mainly solar energy। ठीक है, यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, किसमें? वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड के तहत। नेशनल सोलार मिशन, अ पार्ट ऑफ अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर है सूर्या मित्र स्किल डेवलपमेंट, जिसके तहत क्या था? जो सोलार इंस्टॉलेशन से जो पर्सनल्स डील कर रहे हैं, यूथ जो डील कर रहे हैं, उन्हें उनकी स्किल्स को, जो रूरल यूथ हैं उन्हें स्किल्स देना। ठीक है, उनकी स्किल्स को अपग्रेड एंड अपडेट करना। नेक्स्ट, एन AI एरा इन पॉलिटिक्स। यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि जैसे जैसे अब कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, पीपल के हाथ में पावर आती रह रही है, राइट? AI बढ़ता चला जा रहा है। अब पॉलिटिक्स, जहाँ पे पहले हम जानते नहीं थे लीडर्स को, अब जो रूरल एरियाज़ हैं, जो अनटच्ड एरियाज़ हैं, वहाँ से भी लीडर्स निकल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे लीडर्स जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें AI क्या कर सकता है, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं। AI का मिसयूज़ हो सकता है पॉलिटिसाइजेशन में। ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, जो कहीं ना कहीं सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर कह रही है कि 76 कंट्रीज़ के पोल्स होने वाले हैं 2024 में, यानी कि अबाउट 4 बिलियन पीपल वोट करेंगे इन प्रेसिडेंशियल, लेजिस्लेटिव एंड लोकल असेंबलीज, लोकल इलेक्शंस ग्लोबली, जिसमें से इंडिया बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है। जनरेटिव AI सुपर चार्जेस ऑनलाइन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू, टू मैनिपुलेट एंड माइक्रो टारगेट वोटर्स, जिसमें से सिविल सोसाइटी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, विद पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस dehumanizing and monetizing our identities, we need to return to people powered grassroots। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर आप सिविल सोसाइटी का रोल आप मेंशन करेंगे GS पेपर 2 में, उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या बोला गया है इसमें? कि हमें जो सिविल सोसाइटी है वो रेजिलेंट चाहिए। ग्रास रूट में लोगों के हाथ में पावर चाहिए। ठीक है, तभी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस फुलफिल हो पाएंगे। अब जो जनरेटिव AI है उसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया, राइट? डीप फेक की प्रॉब्लम आपको पता ही है। मिसलीडिंग फेक कंटेंट, चीपर, फास्टर एंड हाइपर रियलिस्टिक, ये एग्जांपल्स आप मतलब मेंशन करेंगे वहाँ पे अपने आंसर में, तो आपका आंसर ज़्यादा अवेयर लगेगा। जैसे कि पाकिस्तान के इमरान खान ने डिप्लॉय किया था AI क्लोन। ठीक है, कि वर्चुअल रैली करेंगे, क्योंकि वो जेल में थे उस टाइम, प्रिजन में। वहाँ से उन्होंने एक AI क्लोन बनाया ताकि वर्चुअल रैली हो सके। डेनमार्क में तो AI के थ्रू एक सिंथेटिक पार्टी बन गई। तो ये वाले एग्जांपल्स आप मेंशन करेंगे कि कैसे AI डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा भी सकता है और इसे हार्म भी पहुंचा सकता है। Meanwhile, civil society has been forced or incentivized to refrain from pursuing
पॉलिटिकल क्वेश्चंस, यानी कि सिविल सोसाइटी पे कभी कभी फोर्स बनाया जाता है, कभी कभी उन्हें कुछ पैसे वगैरह दे के उनका मुंह बंद कर दिया जाता है कि वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना पूछें या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को ना इस्टेब्लिश करें। विद द ग्रोथ ऑफ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं, जैसे कि बाहर के जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो यहाँ के इंडिया की एनजीओज वगैरह को फंड करते हैं, फंड देते हैं, राइट। इसीलिए जो फॉरेन रेगुलेशन ऑफ एनजीओज है, यानी कि फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ रेगुलेशन है, वो इसीलिए लेके आया गया, ठीक है, कि लॉ के थ्रू क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा फॉरेन फंडिंग को, जो हमारी सिविल सोसाइटी को बाहर से आ रहा है। तो जो जैसे जैसे फॉरेन मतलब यहाँ पे जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, पीपल के मूवमेंट को, कम्युनिटी बेस्ड कलेक्टिव्स को क्या कर रही हैं, रिप्लेस कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल, यानी कि वो आजकल क्या हो रहा है, मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं वो पीपल को, कि ताकि वो सिस्टम को चैलेंज करें, अपनी आवाज़ उठाएं, और लोगों की आवाज़ उठना ही डेमोक्रेसी होती है। वही लोग हैं जो हम लोग ही हैं जो क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे, जो लोग पावर में हैं, ठीक है, उनकी। द एंटीडोट टू AI पावर्ड इलेक्शंस इंक्लूड बेटर प्लेटफॉर्म, सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि AI कैसे पॉलिटिक्स में यूज़ हो सकती है, कैसे इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, लॉज लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि AI से काफ़ी एमर्जिंग चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं। इंडिया हैज़ इट्स ओन रिच ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग पावर द मोस्ट वुलनरेबल, यानी कि मोस्ट वुलनरेबल्स को जो पावर देने का एक हमारे पास रिच ट्रेडिशन रहा है। कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल्स हैं जैसे कि कोरो इंडिया, सेवा, कम्युनिटी हेल्थ, यूथ कलेक्टिव आर जस्ट फ्यू ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइविंग जस्टिस। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्याय प्रदान कर रही हैं लोगों को, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट, ज्वाइन एंड फंड मोर पीपल पावर्ड मॉडल्स ऑफ civic action. This is very important for your answer. Electoral threats may seem concentrated, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल थ्रेड्स मिल रहे हैं AI के द्वारा सिविल सोसाइटी पे, डेमोक्रेसी पे, उसे टैकल करना ज़रूरी है, और कलेक्टिव पावर को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीएम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, और वही अचीव करना डेमोक्रेसी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी डावोस, स्विट्ज़रलैंड। मैंने आपको पहले भी कवर करवाया था, इसमें 5 की टेक अवेज हैं। यहाँ पे 15 to 19 जनवरी ये मीटिंग कंडक्ट की गई। 5 थीम्स क्या है यहाँ पे, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ती हुई जितनी भी दिक्कतें हैं उन्हें टैकल कैसे करना है, राइट, इस पे डिस्कस किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जानते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज़ हैं इसमें। सो वो द नीड्स फॉर रेगुलेशन, क्योंकि फियर ऑफ जॉब लॉस है, रिस्क ऑफ इनपर्सोनेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी को ये वर्जन कर सकता है और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इसीलिए AI का रेगुलेशन ना इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इंडिया की तरफ से भी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी, और डावोस जो भी समिट हुआ है स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसकी तरफ से भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है आपके UPSC के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, चाहे वो मतलब UPSC हो या फिर UPPCS हो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वॉर एंड अनसर्टेनिटी, दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया कि जो मिडल ईस्ट एंड यूरोप में वॉर चल रही है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन को थ्रेट पहुँचा रही है, जो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के प्रति भी अनसर्टेनिटी लेके आता है। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस करने के लिए,
ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बिजनेस को, जो बिजनेसेस हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को रीप करके। ठीक है, अगर वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करेंगे अपने बिजनेस में, क्या तो क्या होगा, उन्हीं को फ़ायदा होगा। एंड अबाउट द नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज करेक्टली इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, कैसे कलेक्शन हो रिसोर्सेज का, और कहाँ पे क्या रिसोर्सेज लगाने हैं, इसका एलोकेशन भी ज़रूरी है, राइट, ताकि क्लाइमेट चेंज से हम फाइट कर सकें। चाइना की इकोनॉमी पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि चाइना की इकोनॉमी क्या हो रही है, थोड़ी एक स्लोइंग इकोनॉमी है, अभी भी 5.2% क्या है उनका ग्रोथ रेट है, जो स्टिल बिलो है प्री पैंडमिक लेवल से। और इंडिया के बारे में यहाँ पे कहा गया कि इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग रैपिडली एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हेल्थ केयर और अदर एरियाज़, यानी कि 2024 और फ्यूचर में देखा जाए तो इंडिया के पास इन चीज़ों के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। इसे रियलाइज़ करना, यहाँ पे अटेंशन देनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, राहुल गांधी आसाम में यात्रा में गए थे, उन्हें रोका गया। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वो श्राइन इम्पॉर्टेंट है। क्यों रोका गया, किसे रोका गया, कितनी देर तक रोका गया, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकली अनबायस्ड होकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट, किस एक श्राइन पे रोका गया, भद्रद्रव थान। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, नगांव डिस्ट्रिक्ट। द भद्रद्रव थान, इसे बोरदोवा भी कहते हैं। ये आसामीज वैश्वनाइट्स का एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। यहाँ पे माना जाता है कि ये जन्मभूमि है किसकी, रिफॉर्मर सेंट श्रीमंत शंकरादेवा। ठीक है, श्रीमंत शंकरादेवा, इनकी फिलॉसफी क्या थी, भक्ति। ठीक है, जो भगवान कृष्ण है उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी सोसाइटी को, कुछ वैल्यूज़ प्रोपोगेट की जो आपके जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए मैं वही चीज़ें हाईलाइट करती हूँ जो आप एज इट इज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शंकरदेवा espoused a society based on equality, fraternity, free from caste differences, orthodox जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइसेस होते हैं, उनसे कैसे बच सकती है सोसाइटी, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कहा है शंकरदेवा ने। ठीक है, उनकी फिलॉसफी ये कहती है। इन्होंने कुछ वैल्यूज़ प्रोपोगेट की जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड बिल्कुल जो कास्ट फ्री सोसाइटी है। ठीक है, इन्होंने आइडल वर्शिप नहीं कहा, इन्होंने कहा चैंटिंग करो। ठीक है, नाम जप करो। 4 कंपोनेंट्स हैं, देव, नाम, भक्त और गुरु, राइट। तो इन 4 चीज़ों को इन्होंने प्रोपोगेट किया। अब क्या है, अब सत्तार प्रोमुलगेट कर रहे हैं इनकी फ़िलॉसफी को म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, थिएटर के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्तार प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, शंकरादेवा की फ़िलॉसफी को। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, भद्रद्रवथान एंड शंकरादेवा की फ़िलॉसफी। ठीक है, ये है वो थान, आसाम में मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्री मूवमेंट रेजिम अलोंग म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में रैशनल जो एंड क्रिटिसिज्म इसका बताया गया। फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या, इंडो म्यांमार के बॉर्डर में पाई जाती है। सबसे पहले ये बात, एक एग्रीमेंट है इंडो म्यांमार के बीच कि जो लिंकेजेस हैं, यानी कि वहाँ पे काफ़ी इथनिक लिंकेज हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसके तहत ये कहा गया कि जो बॉर्डर के जो ट्राइब्स हैं ना, जो लोग हैं,
वो 16 किलोमीटर्स तक विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ के सीएम ने कहा है कि फ्री मूवमेंट रेजिम पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि उसका मिसयूज़ हो रहा है और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल मणिपुर, वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ हो रही हैं। फ्री मूवमेंट रेजिम कब आया था? 2018 में, टू फैसिलिटेट रेगुलेशंस एंड हार्मोनाइजेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री मूवमेंट राइट्स ऑफ पीपल लिविंग अलोंग द बॉर्डर, यानी कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे रह रहे हैं उनकी मूवमेंट वाले राइट पे ध्यान दिया गया। अब सिचुएशन तब से बहुत चेंज हुई है। अब माइग्रेशन हो रही है ऑफ ट्राइबल कोकी चिन पीपल। ये म्यांमार बेस्ड मिलिटेंट्स भी इसमें इंक्लूड है और वन ऑफ द की रीजंस है, वन ऑफ द की इश्यू है इंडिया में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, मणिपुर हिंसा का। फ्री मूवमेंट रेजिम देखेंगे, इंडो म्यांमार बॉर्डर कितना है? 1643 किलोमीटर। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर पूछा जाएगा तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि आखिर कितना बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, किन किन स्टेट से लगता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम कुछ महीनों पहले भी न्यूज़ में था, मैंने आपको कवर करवाया था। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि म्यांमार किन स्टेट से बॉर्डर टच करता है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैपिंग इम्पॉर्टेंट है साथ साथ करनी। फ्री मूवमेंट रेजिम अलाउ ट्राइब्स अलोंग जो बॉर्डर साइड में रह रहे हैं वो 16 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं टू द अदर कंट्री विदाउट वीज़ा। इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में, क्योंकि 2017 में गवर्नमेंट लेके आई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईस्ट एशिया के जो रीजन्स हैं हम वहाँ पे कैसे अपनी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं उसके तहत म्यांमार हमारे ईस्ट में है, राइट, तो उससे हम कैसे कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसे हम फ्रेंडली रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए फ्री मूवमेंट रेजिम लेके आया गया था। यहाँ पे एक इशू देखते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर ना काफ़ी पोरस है। पोरस मतलब देखेंगे कि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे रिवर्स हैं जो उतने अच्छे से मतलब उसे बंद नहीं किया गया है बॉर्डर को। ठीक है, काफ़ी इथनिसिटी एंड कल्चर वहाँ पे क्या है, लिंकेजेस हैं, क्योंकि जब 1826 में बॉर्डर बनाया गया था इंडो म्यांमार का तो वो बिना लोगों की कंसेंट से बनाया गया था। वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे वहाँ से नहीं पूछा गया, तो वहाँ पे अभी भी कल्चरल लिंकेजेस पाए जाते हैं। फ्री मूवमेंट रेजिम वॉज इंटेंडेड टू पीपल, जो पीपल मूवमेंट है उसे बढ़ाने का यहाँ पे दिया गया। लोकल ट्रेड एंड बिजनेस को वहाँ पे बढ़ाने की बात की गई फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत। इसमें क्या है, बॉर्डर हार्ट्स, ठीक है, वो छोटे छोटे मतलब दुकानें जो वहाँ की लोकल इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ के लोगों के लिवलीहुड को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो बॉर्डर के पास रहते हैं लोग, उन्हें इंडिया बहुत क्लोज लगता है, किस चीज़ के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बिजनेस के लिए। ठीक है, अब क्या दिक्कत क्या हो रही है, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग अक्रॉस द बॉर्डर। वहाँ पे कुछ HIV एड्स वगैरह के भी केसेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ये ना HIV एड्स के केसेस में भी काफ़ी आगे था अभी पिछले साल की न्यूज़ में। काफ़ी फॉरेस्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टेरेन है जो डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉनिटर करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए। ठीक है, 2021 में जब मिलिट्री जुंता इन म्यांमार हुआ था, मिलिट्री यानी कि वहाँ पे कोप अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, पावर अजय की मिलिट्री के हाथ में ऐसा हुआ था वहाँ पे, तब भी क्या हुआ था, वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया कुकी चिन पीपल को, जिस वजह से कुकी चिन पीपल की माइग्रेशन देखी जाती है मणिपुर और मिज़ोरम के एरियाज़ में। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब एक एथनिसिटी दूसरे एथनिसिटी वाले पर्सन से टकराएंगे तो क्या होगा,
रिसोर्स क्रंच, ये लोग रिसोर्स क्रंच मतलब मानेंगे कि बाहर के लोग ना हमारी कंट्री में आ जा रहे और रिसोर्स की कमी हो रही है, जॉब्स की कमी है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं इनके। डेटा फ्रॉम मणिपुर चीफ मिनिस्टर ऑफिस क्या दिखता है, 500 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 625 इंडिविजुअल्स नारकोटिक्स में, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किए गए हैं। वहाँ पे नारकोटिक्स भी, ड्रग की भी काफ़ी सारी सप्लाई देखी जाती है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ अगर पढ़ें तो आप देखें कि उसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर आप ऐसा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपका न्यूज़पेपर उठाना भी व्यर्थ है, ठीक है। 15 मिनट्स में आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं करना है, आपको उसे उचित समय, जितना वो डिज़र्व करता है उतना उचित समय देना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ाया, वो भारत रत्न हो, वो आसाम की श्राइन हो जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, राइट, फ्री मूवमेंट रेजीम हो जो जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप आज ही नोट कर लेंगे ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। आपको पीडीएफ्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि बाद में पीडीएफ्स खुल रही है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, तब तो होने से रहा आप सबका रिवीजन। इसीलिए खुद के नोट्स पे रिलाई करना है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।